नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन यानी आज प्रधानमंत्री मोदी ने वन्य जीवों के मुद्दे पर अहम बैठक की अध्यक्षता भी की। इस बैठक से पहले उन्होंने गिर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का आनंद लेकर अपने दिन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि एशियाई शेरों की गणना इस वर्ष मई में की जाएगी। उन्होंने जूनागढ़ में वन्य जीवों के लिए नेशनल रेफरल सेंटर की आधारशिला रखी। संभल में लाउड स्पीकर को लेकर गरमाई सियासत। यूपी के संभल में पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों को लेकर सख्ती की तो रमजान शुरू होने के साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग अब दिन में केवल 2 मिनट लाउड स्पीकर बजाने के लिए अनुमति मांगने लगे। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है, जिसके बाद एआईएमआईएम ने डीएम को पत्र देकर रोजे इफ्तार के समय 2 मिनट मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत मांगी है। ग्रामीण इलाकों की मस्जिद के मौलवी का दावा है कि लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं मिली तो रमजान में सहरी के लिए ताशा बजाकर लोगों को अलर्ट किया जाएगा। वहीं पुलिस ने शनिवार को आधा दर्जन से ज्यादा मस्जिदों से लाउड स्पीकर जब्त किए हैं, लेकिन संभल के एसपी ने भी साफ कर दिया कि मुस्लिम समुदाय के लोग अब शासन के निर्देशों का पालन करते हुए रमजान में सहरी और इफ्तार करें। संभल हिंसा के बाद से संभल पुलिस अलर्ट पर है। पिछले दिनों योगी सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों को लेकर सख्ती शुरू कर दी थी। साथ ही पुलिस मस्जिद मस्जिद जाकर सत्यापन कर रही है। इसी बीच लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर सख्ती के बाद संभल की जामा मस्जिद के मौलाना के द्वारा मस्जिद की छत पर खड़े होकर मुंह से अजान लगाने की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन रमजान शुरू होने के साथ ही पुलिस द्वारा मस्जिदों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों को लेकर सख्ती जारी है। शासन की गाइडलाइन होगी उसके मुताबिक अवगत करा दिया जाएगा। तो लिहाजा जो शासन की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का जो आदेश है, उसी के मुताबिक जो उसकी कानूनी प्रतिक्रिया है उसके मुताबिक लाउड स्पीकर बजेंगे। उसके अलावा उससे ज्यादा नहीं बजेंगे। लिहाजा ऐसा कि जो शासन की गाइडलाइन है, शासन प्रशासन की गाइडलाइन है, उसी के मुताबिक लोग शहरी और अफ्तार में अपना इंतजाम करें। और अब डिजिटल जमाना है, अब वो पुराना जमाना तो है नहीं जो मतलब ये कि जो पहले था। लिहाजा अब जो शासन की गाइडलाइन है लाउड स्पीकर के ताल्लुक से, उसको पूरी तरीके से फॉलो कर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता चरण सिंह से। चरण सिंह, क्या है पूरा मामला? जी, दो दिन पहले ही कुछ लोग जो है मुंशी खां जो तरीन है, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष संभल के जो है, उनके पति जो है कुछ लोगों के साथ पहुंचे थे और जिलाधिकारी साथ ही जो एसपी है उनसे मिले थे। और उन्होंने कहा कि जो सुबह शाम के लिए जब शहरी का टाइम होता है या राजकारी का टाइम होता है, उस समय जो है 1-1 मिनट के लिए हमें लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाए। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है सियासत गर्मा गई है। साथ ही जो मुस्लिम समुदाय है उसमें भी जो है अलग से जो है मामला सामने आया। वहीं जो है मुफ्ती आलम राजा नूरी जो अध्यापक हैं मदरसा के जनमन उल जो है, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ जो है इस समय डिजिटल का जमाना है। इस समय जरूरत क्या है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें हैं। शासन के गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जो कि जिला प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। इस समय कोई भी आवश्यकता नहीं है ये जो है कि माइक लगाया जाए या फिर जो है लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाए। जी, हमें यह भी बताइए, मुस्लिम समुदाय की मांग पर क्या प्रशासन पुलिस ने रमजान में इफ्तार सहरी के लिए लाउड स्पीकर की इजाजत दी है? हाँ जी, बता दें पहले ही लाउड स्पीकर जो है यहाँ संभल में पूरी तरह से जामा मस्जिद से लाउड स्पीकर पूरी तरह से उतरवा दिए थे। और एक वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था जिसमें जो है
अजान लगाते हुए देखे जा रहे थे मस्जिद पे खड़े। तो इस तरह से, लेकिन इसमें जो 1-1 मिनट का जो इन्होंने जो कहा था कि हमें लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाए, लेकिन जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। इस समय कोई भी लाउड स्पीकर संभल में जो है लाउड स्पीकर के द्वारा जो अजान है या फिर जो सुबह जो अख्तियारी है या शहरी के समय जो है 1-1 मिनट की अनुमति मांगी, वो नहीं दी गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चरण सिंह, हमें यह जानकारी देने के लिए। मायावती ने भतीजे पर लिया एक्शन। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने अपनी भतीजे आकाश आनंद पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सभी पदों से हटा दिया है, जिस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। विधानसभा कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने आकाश आनंद के मुद्दे पर बोलते हुए इसे बसपा की आंतरिक समस्या बताया। केशव प्रसाद मौर्य से जब आकाश आनंद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये बसपा की आंतरिक समस्या है। बसपा की समस्या बीजेपी की और सरकार की समस्या नहीं है। बीजेपी अपने संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई की दृष्टि से काम कर रही है। बसपा का क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे बीजेपी का लेना देना नहीं है। सरकार को जो करना चाहिए हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं, सरकार को जो करना चाहिए हम लोग कर रहे हैं। बसपा क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं। मैं एक नहीं अनेक बार कह चुका हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी सहित सपा नेताओं को दृष्टि दोष है। वो अपने देखने के तरीके को सही करने के लिए किसी अच्छे आँख के डॉक्टर से, और दिमाग में कोई अगर प्रदूषण भरा हुआ है तो किसी दिमाग के डॉक्टर से अच्छे से इलाज कराएं, सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता त्रिवेणी से गंगाजल लेकर आए। गाजियाबाद के बिल्डर और एक रियल एस्टेट कारोबारी महाकुंभ से त्रिवेणी से गंगाजल लाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय पर सौंपा। कारोबारी धर्मेंद्र त्यागी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय जाने से पहले वो लोग राजघाट गए थे। धर्मेंद्र ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर टिप्पणी की थी उससे वो नाराज थे। धर्मेंद्र त्यागी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर जो कहा था इससे क्या रोजगार मिलेगा, इस बयान से वो आहत थे। इसलिए वो और उनके साथी सतीश शर्मा त्रिवेणी से जल लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को जल सौंपा। साथ ही उनसे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को ये गंगाजल दिया जाए ताकि वो गंगाजल से स्नान कर सके। मुस्लिम समुदाय के लोग फाग के गीतों में होते हैं शामिल। भारतीय कैलेंडर के अनुसार मार्च के महीने की शुरुआत फागुन और मुस्लिम धर्म के अनुसार रमजान का महीना शुरू हो चुका है। दोनों धर्मों को मानने वाले लोग इस महीने को अपने अपने मत के अनुसार मनाते हैं। वहीं कुशीनगर में एक ऐसा भी गांव है जहां मुस्लिम फाग गीत में शामिल होकर लोकगीत फगुआ गाते हैं। वहीं हिंदू लोग मुहर्रम को लेकर रात में होने वाली झारी नामक संगीत कार्यक्रम में शामिल होते हैं। फाजिल नगर ब्लॉक के सपहा गांव में दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे के उत्सव में शामिल होकर गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल पेश करते हैं। इसके साथ ही फाग गीत के इस प्राचीन परंपरा को बचाए रखते हैं। यह महीना काफी पवित्र माना जाता है, चाहे हम बात करें हिंदू धर्म की या मुस्लिम धर्म की। मुस्लिम धर्म में रमजान की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म की बात करें तो फगुआ का महीना, फागुन माह है, जो कि काफी उत्साह का महीना होता है। हर गांव में लगभग यह एक परंपरा है फाग गाने की, फाग गीत गाने की। हालांकि अब गांव शहर हो चले हैं, ऐसे में गांव से यह गीत विलुप्त होती जा रही है। लेकिन अभी मैं मौजूद हूँ फाजिल नगर ब्लॉक के सपहा गांव में। हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ये लोग गीत गा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आप यहाँ कौन सी गीत गा रहे हैं, क्या परंपरा है आपकी? हम लोग होली का गीत गा रहे हैं, जिसको देहाती भाषा में फगुआ कहा जाता है, और पारंपरिक होली को हम लोग गा रहे हैं। आप बता रहे थे हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर गाते हैं। हिंदू और मुस्लिम, जैसे अभी हमारे मुस्लिम भाइयों का
झारी होता है। तो जो भी हमारे हिंदू भाई हैं जो संगीत में थोड़ी रुचि रखते हैं, वो लोग जा कर के झारी को भी गाते हैं, और हमारे मुस्लिम भाई जो संगीत में रुचि रखते हैं वो आके हमारी होली में भी गाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का एक हिंदू मुस्लिम का सद्भाव इस गांव में हमेशा से बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। यही हम लोगों का ये प्रयास है। देखिए, पुरानी जो परिपाटी है उसको कायम रखना ही हम लोगों की समझदारी और होशियारी है, क्योंकि पुराने बुजुर्गों ने जो भी चीज़ें बनाई थी बड़े ही सोच समझ के बनाया था, और उसका कहीं न कहीं लाभ दिख रहा था। बीच में हम लोग उन पुरानी चीज़ों से काफ़ी अपने आप को दूर करते चले गए, लेकिन फिर हम लोग उसी पुरानी चीज़ों पे दोबारा रिटर्न हो रहे हैं, जिसका लाभ हम सभी को दिखाई दे रहा है। गांव में हम लोग फगुआ पर गाते हैं और झाड़ी भी गाते हैं हम लोग हमारे में आकर के, और तजिया बनता है वहाँ भी आकर गा लेते, सब आदमी को वहाँ गाता है, सब झाड़ी लगाते गा फगुआ का आदमी आ जावेला, यही खातिर ना। तो आप केवल आप ही आते कि ये लोग भी आपके कार्यक्रम में रहते हैं? आई और आदमी आवेला, जब जब जरा सांस रहे वो आ जाला। तो निश्चित तौर पे आप सुन सकते हैं कि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें दोनों समुदायों के बीच एक मिठास जुड़ता है और इस गांव के मिठास को आगे बढ़ाते हैं। कहीं न कहीं जो फाग गीत है इसका धुन गांव में सुनाई देता है और जो आपसी मित्रता है वो भी देखने को मिलता है। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज़, कुशीनगर। हमीरपुर में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन की नींद खुली। हमीरपुर में कब्रिस्तान पर मस्जिद निर्माण से प्रशासन की नींद खुली। लेखपाल को पता चला कि मौजा मोदहा कब्रिस्तान में आधी रात में मस्जिद निर्माण की जा रही है। कब्रिस्तान में अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कराए जाने की शिकायत पर प्रशासन की नींद टूटी। आनन फानन में प्रशासन ने लेखपाल से जमीन की जानकारी मांगी, जिस पर निर्माण अवैध पाया गया, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया। साथ ही 5 नामजद, जिसमें मोदहा नगर पालिका अध्यक्ष, लखनऊ में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही सहित 250 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण में नगर पालिका के चेयरमैन सहित सपा नेता भी शामिल हैं। यूपी के मऊ में शीतला माता के धाम में हुई चोरी। यूपी के मऊ पूर्वांचल की सुप्रसिद्ध मंदिर शीतला माता के धाम में चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने आधी रात को मंदिर में घुसकर शीतला माता का मुकुट सहित धातु की कई मूर्तियों को चुराकर फरार हो गए। शीतला माता धाम मंदिर में चोरी की घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मंदिर के पुजारी को हुई तो उन्होंने कोतवाली थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस मामले में जुटी है। स्टार्टिंग से यूपी के मऊ पूर्वांचल की सुप्रसिद्ध मंदिर शीतला माता के धाम में चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने आधी रात को मंदिर में घुसकर माता शीतला का मुकुट सहित धातु की कई मूर्तियों को चुराकर फरार हो गए। शीतला माता धाम मंदिर में चोरी की घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मंदिर के पुजारी को हुई तो उन्होंने कोतवाली थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायबरेली में हिट एंड रन का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फूलों से सजी बारात की कार ने सड़क किनारे चल रही 2 बाइक सवारों को हिट किया और बिना रुके फरार हो गया। मामला ऊंचाहार के मुख्य कस्बे का है। यहां कंदिरावा के रहने वाले सूर्या और गुरु शरण नाम के 2 युवक बाइक से काफी किनारे नियंत्रित गति में जा रहे थे, तभी एक फूलों से सजी कार उन्हें हिट करते हुए निकल जाती है। घटना में सूर्या की हालत ठीक है, जबकि गुरशरण को गंभीर बताया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। रायबरेली में हिट एंड रन का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है
कि फूलों से सजी बारात की कार ने सड़क किनारे चल रही 2 बाइक सवारों को हिट किया और बिना रुके फरार हो गए। मामला ऊंचाहार के मुख्य कस्बे का है। यहां कंदिरावा के रहने वाले सूर्या और गुरशरण नाम के 2 युवक बाइक से काफी किनारे नियंत्रित गति में जा रहे थे, तभी एक फूलों से सजी कार उन्हें हिट करती हुई निकल जाती है। घटना में सूर्या की हालत ठीक है, जबकि गुरशरण को गंभीर बताया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। गाजीपुर में बिजली ठीक करते समय लाइनमैन की हुई मौत। गाजीपुर जिले के करमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां भरौली कला गांव में बिजली ठीक करते समय करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का नाम देवेंद्र राय है। आपको बता दें कि देवेंद्र लाइनमैन का कर्मचारी था। वो बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए ट्रांसफार्मर के पोल पर चढ़ा था, लेकिन जब वो बिजली के तार की चपेट में आ गया और इससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। पुलिस करीमुद्दीनपुर पावर हाउस से बिजली विभाग से जानकारी लेने के लिए पहुंची तो सभी कर्मचारी फरार हो गए। सभी कर्मचारियों के फोन भी स्विच ऑफ मिले, जिसकी वजह से लाइनमैन मुन्ना की लाश घंटों तक तार पर लटकी रही। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि ये पूरी तरह बिजली विभाग की लापरवाही है। गाजीपुर जिले के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां भरौली कला गांव में बिजली ठीक करते समय करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का नाम देवेंद्र राय है। आपको बता दें कि देवेंद्र लाइनमैन का कर्मचारी था। वो बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए ट्रांसफार्मर के पोल पर चढ़ा था, लेकिन वो बिजली की तार की चपेट में आ गया और इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। पुलिस करीमुद्दीनपुर पावर हाउस से बिजली विभाग से जानकारी लेने के लिए पहुंची तो सभी कर्मचारी फरार हो गए। सभी कर्मचारियों के फोन भी स्विच ऑफ मिले, जिसकी वजह से लाइनमैन मुन्ना की लाश घंटों तक तार पर लटकी रही। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा, ये पूरी तरह बिजली विभाग की लापरवाही है। घटना को लेकर कहें कि जितना निंदा किया जाए उसके लिए कोई शब्द नहीं है। क्या मांगे हैं मुख्य रूप से आप लोग? मुख्य रूप से मांगे ये है कि प्रशासन आए और उनके जो बच्चे हैं उनके परवरिश का इंतजाम करे, क्योंकि इसके अलावा उनके परिवार में कोई है नहीं, क्योंकि वो 3 उनके लड़के हैं और जो भाई हैं वो सब लोग जो है आप जानते ही हैं आजकल के हिसाब से, तो उनको परवरिश के लिए उनके कम से कम बच्चों को, अगर एजेड हो गए तो बच्चों को, नहीं तो उनके वाइफ को कहीं न कहीं बिजली विभाग की तरफ से नौकरी दिया जाए। पीलीभीत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने कार्रवाई पर विदेश भेजने के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पीलीभीत में 88 शिकायतों में से 73 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 2 की विशेष जांच होगी। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने कहा कि 24 फरवरी को कोतवाली में आयोजित शिविर में 250 शिकायतें मिली थी। इसमें से 88 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। पूरनपुर कोतवाली में तैनात थाना अध्यक्ष नरेश कुमार त्यागी के अनुसार 88 शिकायतों की जांच में 13 मामलों में पहले ही रिपोर्ट दर्ज थी। 2 मामलों की जांच को सौंपा गया। 73 नई शिकायतों पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। बल्कि आसपास के जनपदों से भी आए हैं। उन पर जो भी लीगल एडवाइस है उनको हम लोग दे रहे हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर धोखाधड़ी हुई है और वो सिर्फ सिंपल कहीं से ऐसी तहरीर लिखा ले रहे हैं जिसमें नॉन अरेस्टिंग सेक्शंस लग रहे हैं, उनको लीगल एडवाइस भी दी जा रही है। जो उनको वीज़ा परमिट और अन्य डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हमारे द्वारा ही कराया जा रहा है। एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तहत हमारे जो राजस्व के अधिकारी हैं, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, जो सब रजिस्ट्रार हैं, उनको भी बुलाया गया है कि ऐसे जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग पता करा रहे हैं। और इसमें आज जो हमारी उम्मीद है कि 100 से अधिक एफआईआर और 100 से अधिक एप्लीकेशन की जांच हम लोगों को प्राप्त। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हो गया।
रायबरेली में सवारियों से भरी 3 व्हीलर को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 3 व्हीलर पर सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला लालगंज कोतवाली इलाके के बदई का पुरवा के पास रायबरेली मार्ग पर हुआ बताया जा रहा है। 3 व्हीलर लालगंज से सवारियां लेकर रायबरेली जा रहा था, उसी समय यह घटना हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।